इधर से मुगलिया सल्तनत का कमजोर होना था और उधर से छोटी छोटी ताकतें राजे महाराजे और पेशवा नवाब बनना शुरू हो गए। इलाकाई रहनुमाओं ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया, जिससे हर तरफ बगावतें फैल गईं। उनकी रियाया ने उन्हें बाकायदा तौर पर नवाब कहना भी शुरू कर दिया। एक तरफ से मरहटों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, दूसरी तरफ से पेशवा भी उभरना शुरू हो गए। वो इलाके जहां मरकजी हुकूमत अपना पूरा कंट्रोल रखती थी, उन छोटे छोटे नवाबों ने ऐसी ताकत पकड़ी कि उन इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। मगर ऐसी सूरत हाल के अंदर भी मुगलिया सल्तनत की मरकजी हुकूमत की एक रस्मी सी हैसियत फिर भी बाकी रही, और यही सियासी इंतशार, इन राजे महाराजाओं की आपस की लड़ाइयाँ, इन मरहटों का अरूज पकड़ना, इन पेशवाओं का ताकत में आना और इसके अलावा नवाबों का अपने इलाकों पर कंट्रोल कर लेना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा सूदमंद मौका साबित हुआ। जो एक मामूली तिजारती चौकी के तौर पर शुरू हुआ, वो जल्द ही बदल गया। कंपनी के झंडे सिर्फ सामान पर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त फौज पर लहराए गए, जिसने तारीख को बदल दिया। और कंपनी ने न सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया और इसी अंदरूनी खलफशार को, अंदरूनी इंतशार को और आपस की लड़ाइयों को बतौर हथियार ऐसा हिकमत अमली से इस्तेमाल किया कि मुगलिया सल्तनत ज्यादा देर फिर कायम नहीं रह सकी। और फिर आया वो मौका, वो जंग जिसने हिंदुस्तान की तारीख को मुकम्मल बदल कर रख दिया। ये साल था 1757 का। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ा। एक तरफ थे बंगाल के राजा नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। और इस जंग ने एक बात वाज़िया कर दी कि जंग सिर्फ तोपों से नहीं जीती जाती, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ा नुमायां किरदार अदा करती हैं। नवाब के बहुत ही करीबी साथी मीर जाफर ने ऐसी गद्दारी की कि तारीख में आज भी गद्दारों का जिक्र हो तो मीर जाफर सरे फहरिस्त आता है। 1757 में प्लासी के मैदान में जंग छेड़ी। मीर जाफर की गद्दारी ने नवाब सिराजुद्दौला को, अंग्रेजों ने मीर जाफर को कठपुतली हुक्मरान बना दिया और बंगाल का शाही खजाना लूट लिया। और कंपनी ने बंगाल को फतह करने के बाद इसी मीर जाफर को डिफेक्टो रूलर बना दिया और बंगाल के तख्त पर बिठा दिया। लेकिन मीर जाफर को वो सब कुछ तो नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था, क्योंकि असल ताकत जो है वो कंपनी ने अपने पास ही रखी। और मीर जाफर साहब जो थे वो रूलर तो थे, मगर रूल करने की ताकत कंपनी के पास थी। एक तिजारती कॉरपोरेशन देखते ही देखते एक अजीम फौजी सल्तनत में बदल गई, जिसके पास अपनी फौज, किले और टैक्स का निजाम था, जो एक मुख्तार रियासत जितनी ताकतवर थी। और यही वो लम्हा है जब एक तिजारत करने वाली कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ मिसाले और दीगर मसनूआत की तिजारत नहीं करती, बल्कि सिर्फ तिजारत नहीं करती बल्कि हुकूमत गिराने और हुकूमत बनाने का काम भी बड़ी शद्दोमत से जारी हो जाता है। जो एक मामूली तिजारती चौकी के तौर पर शुरू हुआ, वो जल्द ही बदल गया। कंपनी के झंडे सिर्फ सामान पर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त फौज पर लहराए गए, जिसने तारीख को बदल दिया। और बंगाल को फतह करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के खजाने से बेपनाह दौलत हासिल की। मशरिकी हिंद कंपनी ने कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे की बंदरगाहों पर अपना घाबा कायम किया। यहाँ से बेशुमार दौलत ब्रिटेन भेजी जाती थी। एक अंदाजे के मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल से 23 लाख पाउंड की रकम यहाँ से बरतानिया मुंतकिल की थी। और ये सिर्फ रकम नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री का रिवार्ड था। जंग प्लासी में फतह के बाद कंपनी की ताकत बढ़ती चली गई और ये बढ़ती हुई इतनी ताकतवर हो गई कि अब कंपनी ने बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान में टैक्स नाफिज करना भी शुरू कर दिया और टैक्स की कलेक्शन का सिस्टम भी अपने कंट्रोल में ले लिया। 1765 मुगल बादशाह शाह आलम सानी को मजबूर किया गया कि आप एक फरमान जारी करें, और वो फरमान जारी किया गया जिसमें ये लिखा था 1765 में मुगल शहनशाह शाह आलम सानी को एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया।
इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों इलाकों में टैक्स कलेक्ट करने का जो इख्तियार है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, न कि सल्तनत दिल्ली के पास होगा। एक तिजारती कॉरपोरेशन देखते ही देखते एक अजीम फौजी सल्तनत में बदल गई, जिसके पास अपनी फौज, किले और टैक्स का निजाम था, जो एक मुख्तार रियासत जितनी ताकतवर थी। एक लम्हे के लिए सोचिए कि चंद बरस पहले एक कंपनी हिंदुस्तान आई और उसने सिर्फ तिजारत करनी थी और मुगल बादशाहों से मुलाकात के लिए वक्त मांगा करती थी, और वही कंपनी अब हिंदुस्तान के बड़े बड़े इलाकों से खुद टैक्स वसूल भी कर रही है और खुद नाफिज भी कर रही है। एक तिजारती कंपनी का ये सफर बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा सियासी उल्टफेर बन गया, जहां राजा महराजों के मुनज्जम मुख्तारी दमहुरतारी था। यहाँ से एक बात वाज़ेह होती है कि कंपनी अब सिर्फ तिजारती कंपनी नहीं है, बल्कि टैक्स के महसूलात के सिस्टम में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। कागज की हद तक मुगल बादशाह अभी भी ताकतवर था, लेकिन अमली तौर पर असल ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच चुकी थी। शाह आलम सानी और उसके जानशीन थे तो बादशाह, मगर वो कंपनी के हाथों मजबूर हो गए। एक मौर्रिख लिखते हैं कि मुगल बादशाहों की हैसियत क्या ही रह गई थी कि एक तिजारती कंपनी के एहलकारों के अहकामात मानने पड़ रहे थे, और वो एहलकार जिनकी हैसियत इस तहजीब में चींटी के बराबर भी नहीं थी। और याद रखना कि ये सिर्फ एक सियासी शिकस्त नहीं थी, ये जंग में एक हार भी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जवाल था मुगलिया सल्तनत का, जिसके बाद असल बादशाह मुजरिम ठहरे और जो बाहर से आए वो तख्त नशीं हो गए। 18वीं सदी का इख्तिताम और 19वीं सदी के आगाज में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ी फौजी ताकत बन चुकी थी, और इसने बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली थी, और उस फौज के पास जदीद तरीन असला था उस वक्त का, और ढेर सारा पैसा भी था। 19वीं सदी में इस कंपनी के पास फौजियों की तादाद 2,60,000 तक पहुंच चुकी थी, और ये उस वक्त की बहुत बड़ी फौज थी। 18वीं सदी के इख्तिताम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की 2,60,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल ये विशाल फौज ताकत और गलबे की एक नापीद। एक लम्हे के लिए सोचिए कि एक कारोबारी कंपनी है, उसके पास अपने कले, अपनी फौज, अपने ताजिर, अपना सिस्टम, अपनी इंतजामिया, और अब वो सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि टैक्स भी कलेक्ट कर रही है, तो उस मुल्क के बादशाह के पास क्या ही ताकत बची होगी। सादे लफ्जों में ये एक ऐसा निजाम बन चुका था जिसमें एक कंपनी, एक तिजारती कंपनी न सिर्फ रियासत की ताकत इस्तेमाल कर रही थी, बल्कि रियासत की ताकत को कंट्रोल करना भी इसने शुरू कर दिया था। और इसके बाद कंपनी ने बड़ा भयानक काम शुरू कर दिया। कंपनी ने मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, और ये एक्विजिशन का जो अमल था इसमें सिर्फ जंग नहीं थी, किसी रूलर के साथ मुआहदा किया जाता, किसी रूलर के ऊपर हमला कर दिया जाता, और किसी रूलर को वो पैसे वैसे देकर उसकी रियासत के ऊपर कब्जा कर लिया जाता। 19वीं सदी में लॉर्ड डेलहौजी ने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा कानून पास किया। 1848 के बाद हिंदुस्तान में एक वसी और अरीज इलाका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में लिया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख मुरब्बा मील का इलाका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1848 के बाद उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और सल्तनत दिल्ली का कंट्रोल उसके ऊपर से खत्म हो गया था। और इसी दौर में एक मतनाज़िया पॉलिसी भी आई जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, यानी नजरिया अल्हाक। और ये क्या कानून था कि अगर किसी राजे महाराजे की मौत हो जाती है और उसका अपना बेटा नहीं है जो उसका वारिस बनता है, तो कंपनी को ये हक हासिल होगा कि वो उस बादशाह की सारी जमीन अपने कब्जे में ले लेगी। और इसी तरह कई खुद मुख्तार रियासतें अपनी मौत आप ही मर गईं। अब कंपनी की ताकत सिर्फ बादशाहों तक महदूद नहीं थी, इसका असर आम आवाम तक भी पहुंच चुका था। ज़राई निजाम में तब्दीलियां की गई, टैक्स वसूली के निजाम को भी रिफॉर्म किया गया, और इन रिफॉर्म्स का फायदा तो सिर्फ इंग्लैंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, मगर हिंदुस्तान का अपना किसान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। और ऐसे लोग जिनकी नस्लें जमीनों में काम करते करते खत्म हो गई थी, मुख्तलिफ पॉलिसियों के जरिए अब उन्हीं लोगों को भी खत्म कर दिया गया। जब भी कंपनी किसी इलाके की जमीन को अपने कब्जे में लेती, वहाँ का सब कुछ खत्म हो जाता, उस शहर की तिजारत कमजोर पड़ जाती, वहाँ के दरबार तबाह हो जाते, वहाँ की जमीनें बंजर हो जाती, और वहाँ के अफराद बेघर हो जाते। अवाम गरीब से गरीब तर होते गए, जबकि हुक्मरान खुशहाल से खुशहाल होते गए। 1830 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के वसीओ अरीज इलाकों पर हुकूमत कर रही थी, और तकरीबन 20 करोड़ इंसान
इस कंपनी के ज़ेरे तसल्लुत थे। इनकी मैशियत पर कंपनी का बहुत ज्यादा असर और रसूख था। इनकी सियासत पर भी कंपनी असरअंदाज होती और इनकी माशरत पर भी कंपनी किसी हद तक कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। तालीम हो, सियासत हो, मजहब हो, माशरत हो, टैक्स का निजाम हो या फिर सियासी जिंदगी हो, हर चीज पर कंपनी अपना असर दिखा रही थी और हिंदुस्तान के लोग महकूम से महकूम तर होते गए थे। लेकिन इस कंपनी ने कुछ अच्छे काम भी किए। बरतानवी दौर में हिंदुस्तान में रेलवे सिस्टम आया, नए इंतजामी यूनिट भी बने, तालीमी इदारे और नया निजाम तालीम भी मुतारफ करवाया गया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के लोगों की हेल्प करने के लिए किया गया या फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ बरतानवी सरकार के ही फायदे थे। ये निजाम जितना भी जदीद था, इसमें जितनी भी रिफॉर्म्स की गई, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये काबिल कबूल नहीं था। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम ने हिंदुस्तान के वसाइल लुटे, हिंदुस्तान की दौलत लूटी, हिंदुस्तान का रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट किया, हिंदुस्तान के किसान को तबाह किया, औरतों के हकूक मुतासर किए और यहाँ पे हंसती बसती एक तहजीब को उजाड़ कर रख दिया। और फिर आया 1857। ये वो साल था जब इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हुई। ये बगावत थोड़े ही टाइम में इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई और इस बगावत में पहली बार हर तबके ने हिस्सा लिया और सोचा ये गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहली और आखिरी बार हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वाई जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसने इंडिया के लोगों की इस बगावत को हमेशा हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब वो वक्त आ गया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। विल ड्यूरांट जैसे मुसन्निफ ने हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत को एक बहुत बड़ा जुल्म करार दिया। विल ड्यूरांट चूंकि सिविलाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट रखता था, उसके नजदीक ये सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क के ऊपर कब्जा करना नहीं था। उसके नजदीक ये पूरी की पूरी एक तहजीब को बर्बाद करने के बराबर था, जिस तहजीब के पास अपनी तिजारत थी, अपनी दौलत थी, अपना एक तालीमी विरसा था और अपना एक माशरती निजाम भी था। और एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ तिजारत की गर्ज से आई थी, फिर उसने किले बनाए, फौज बनाई, अपना निजाम दिया, सियासत में हिस्सा लिया, हुकूमतें गिराई और हुकूमतें बनाई, हत्ता कि पूरी की पूरी एक तहजीब को बर्बाद करके रख दिया। क्या बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर सिर्फ हुकूमत कर रही थी या फिर हिंदुस्तान की दौलत ही वो असल चीज है जो बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकतवर बना रही थी? आप देख रहे थे इस सिलसिले की तीसरी किस्त। चौथी किस्त के लिए इंतजार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।